नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान भूगोल के अंदर हम जैव विविधता की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी को डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले कि राजस्थान के अंदर किन किन क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी है, और इसके अलावा राजस्थान के अंदर जैसे हम बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में जो संरक्षण की बात है तो उससे रिलेटेड अपन देखेंगे किस तरह से जो कृत्रिम रूप से अपन बात करेंगे, प्राकृतिक रूप से जैसे अभ्यारण्य है, आपकी नेशनल पार्क है, बाघ परियोजना है, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व है, तो उसको अपन एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपके नेशनल पार्क और आपके अभ्यारण्य से रिलेटेड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसको अपन डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि जैव विविधता होती क्या चीज़ है। तो देखिए, जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की जो विशेष या जीवों की जो विभिन्न जातियां हैं, इन जातियों की जो विविधता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जैव विविधता। जैसे जैव विविधता के विस्तार की अपन बात करें तो इस धरती के ऊपर आपको पता है सूक्ष्म काय जीव से लगा करके हाथी और वैल जैसे बड़े जो जीव होते उन्हीं में क्या पाई जाती है, जैव विविधता। और इसके अलावा जैसे मिट्टी के अंदर अपन बात करें सूक्ष्म जो जीव है या पौधों की बात करें तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। और बेसिकली अपन बात करें विस्तार के अंदर तो इसमें एक जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से स्पीसीज से रिलेटेड और आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इन तीन रूप के अंदर जो विविधता है, जैव विविधता, वो पाई जाती है। मूल रूप से आपको याद रखना, इसके विस्तार की अपन बात करें तो मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है तीन रूप में, एक आनुवंशिक रूप से, जाति और इसके अलावा आपका पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए, राजस्थान के अंदर अपन जैव विविधता की बात करें तो राजस्थान के अंदर 4 क्षेत्र है। देखिए, जिस तरह से हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश को पढ़ा तो इस भौतिक प्रदेश के तरफ एक एक पार्ट को लेते हैं। जैसे पश्चिमी जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है तो यहाँ पे अपन मरु प्रदेश या मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर जीव के अंदर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा शुष्क है। यहाँ पे जलवायु है वो शुष्क है। इसके अलावा यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो भी एक अलग प्रकार की प्रजाति है। आपको पता है कुछ कंटीली झाड़ियों से युक्त पेड़ पौधे हैं, उसके अंदर आपको पता है कि जड़ें होती बहुत लंबी होती, मतलब कहने का मतलब इसके अंदर विविधता है पौधों की। बाकी वाले क्षेत्रों से अपन तुलना करें तो बहुत ज़्यादा अलग है। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर जो क्लाइमेट है, इसके अलावा इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं कि पश्चिमी जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर कई ऐसे जीव पाए जाते हैं। जैसे जीवों की बात करें, जैसे मरु लोमड़ी है, आपका रेगिस्तानी जहाज ऊंट है, इसके अलावा आपका घोड़ावन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसे आपके उन जीवों की विशेषता यदि अपन अरावली के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा इस क्षेत्र की विशेषता अरावली से थोड़ी अलग होगी। अरावली के बाद में हम जब पूर्व के मैदान की बात करेंगे तो उसकी विशेषता भी इससे अलग होगी। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो उसकी भी विविधता थोड़ी सी अलग आपको नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर जो 4 बड़े प्रदेश है, जैसे जैसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से अरावली की ओर बढ़ते हैं तो अरावली के अंदर आपको पता है जो जलवायु है उपाधार प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे आपको पर्वतीय प्रदेश नजर आएंगे और इसके अंदर आपके पेड़ों की कई सारी प्रजातियां अलग अलग, इसके अलावा जीवों की भी कई प्रजातियां यहाँ पे अलग प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट अलग टाइप का है। यहाँ पे आपकी जो जलवायु थोड़ी सी अलग है, मिट्टी आपके अलग प्रकार की, यहाँ पे जो भी आपकी जैसे फसलें होती वो भी आपके अलग प्रकार की। जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेतीली मैदान के अंदर आपकी बाजरा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पर बात करेंगे जी मक्का है, मक्के के अलावा जैसे आपका कपास है कुछ क्षेत्रों के अंदर। तो मतलब कहने का मतलब है हर क्षेत्र की अपनी अलग विशेषता है। जैसे हम पूर्व के मैदान में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता नदियों का बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व है, छोटे मोटे जो सूक्ष्म जीव है वो भी अलग टाइप के होंगे। तो कुल मिलाकर के आप हर क्षेत्र की अपन बात करेंगे। जैसे ही हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे कपासी काली मिट्टी है, कपास बहुत ज़्यादा होता है और इस मिट्टी की जो विशेषता है, उस मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म जीव है, तो वो विशेषता भी बाकी वाले जो क्षेत्रों से थोड़ा सा आपको भिन्न करेगी। पेड़ पौधों की प्रजाति है, जीवों की प्रजाति है, ठीक है। तो अपन कहने का मतलब है राजस्थान को मोटे रूप से हम अलग अलग इसका डिवाइडेशन देखते हैं तो मोटे रूप से हम जैव विविधता के दृष्टिकोण के आधार पर हम इसको 4 टाइप में बांट सकते हैं। और जिस तरह से हमने भौतिक प्रदेश के रूप में हम राजस्थान को हमने डिस्कस किया तो वैसे के वैसे हम इसको जैव विविधता के संदर्भ में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक चीज है, आइडिया रखना। अब देखिए, उसके बाद हम जैव विविधता संरक्षण की बात करें, हम किस तरह से इस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमें करना है। तो वर्तमान में आपको पता है जैव विविधता बहुत ज्यादा संकटग्रस्त है, धीरे धीरे आवास बहुत ज्यादा नष्ट हो रहे हैं, सूक्ष्म जीवों की अभ्यारण्य, नेशनल पार्क वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर अपन देख ले तो सबसे मेन जो रीजन है वो आपका प्राकृतिक आवास। इन जीवों का जो प्राकृतिक आवास है वो लगातार नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। और
दूसरा जो रीजन कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन। आज अपन देखते हैं जिस तरह से जो गर्मी है, जो टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर की वजह से इस भूमंडल का जो तापमान है दिनों दिन बढ़ रहा है। आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है लगातार, और जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होने की वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं आप देखते हो कि पानी की प्यास के चक्कर में कई जीव मर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से जो हमारी जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है। पर्यावरण के अंदर जिस तरह से आज वर्तमान में अपन प्रदूषण के लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, अनियंत्रित दोहन हो रहा है। जिस तरह से प्राकृतिक आवास जहाँ पे आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं, आपके नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी खनन जैसी एक्टिविटी हो रही लगातार। नदियों को बिल्कुल आपको पता सलनी किया जा रहा है, वहाँ से बिल्कुल अवैध रूप से खनन हो रहा है। नदियाँ भी अपना रास्ता बदल रही है। तो धीरे धीरे ये हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, काफ़ी प्रभावित हो रही है। जैसे हम अमेजन वर्षा वनों की बात करें तो उसमें भी लगातार कटाई हो रही है, चूँकि पृथ्वी की फेफड़े के नाम से वो प्रसिद्ध है। और जिस तरह से अमेजन वर्षा वन है, पूरे मतलब कह सकते हैं कि स्वच्छ ऑक्सीजन की आपूर्ति में और इस पर्यावरण को बैलेंस रखने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो यदि वो वन सारे कट जाएंगे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी घटनाएं आपको नजर आएगी। जैव विविधता का जो प्रभाव है दिनों दिन अपन देख सकते हैं, ठीक है। और कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा ये मिट्टी के अंदर आए दिन आपको पता है इसकी जो उर्वरक शक्ति है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। इसलिए जो आपका प्रोडक्शन है, खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन है वो दिनों दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हम शिकार की बात करें तो आए दिन वन्य जीवों का शिकार हो रहा है। प्राकृतिक आवास नष्ट होने की वजह से आपको पता शिकार जैसी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर के आपको जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में पूछा जाए तो इसकी कुछ जो रीज़न है जिससे लगातार जैव विविधता क्या हो रही, प्रभावित हो रही। उसके बाद में हम बात करें जैव विविधता संरक्षण के लिए दो जो आपका अपन मेथड देख सकते हैं, एक स्वस्थानीय संरक्षण, एक आपके बहिस्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब है प्राकृतिक आवास, ठीक है। और बहिस्थानीय का मतलब हम कृत्रिम आवास के अंदर भी जिस तरह से हम संरक्षण की बात करें जैव विविधता तो दो तरह से देख सकते हैं। प्राकृतिक आवास में जैसे जीव मंडल रिजर्व है, आपके नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है और संरक्षण क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से राजस्थान के संदर्भ में इन सभी की अपन एक एक करके बात करेंगे। कृत्रिम रूप से हम बात करें जैसे बॉटनिकल जो आपका उद्यान है, बीज बैंक है, टिश्यू कल्चर जो लैब है, चिड़ियाघर है, एक्वेरियम है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, बहिस्थान है। यानी इसको कृत्रिम रूप से इसको डेवलप किया जाता है और वहाँ पे हम छोटे मोटे जीव जंतु की जो प्रजाति है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। जिस तरह से गोडावन को हम संरक्षण कर रहे हैं तो इसका बहिस्थानीय संरक्षण है, आपको ध्यान रहना है, ठीक है। तो आपको मेनली इसका जो आपका जो प्राकृतिक आवास है, स्वस्थानीय जो आवास है, इसकी अपन बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, संरक्षण क्षेत्र है, आपका जीव मंडल रिजर्व है, ठीक है। इन सब की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाघ परियोजना। राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 4 बाघ परियोजना है। आपको पहले तो संख्या याद रखनी है। सबसे पहली बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर में कब शुरू हुई, 1973 से। ये आपको बेसिकली याद रखना है कि पहली बाघ परियोजना आपकी रणथंभौर। भारत की बात करें तो नेशनल हेली जो नेशनल पार्क है, आपको याद जिम कार्बेट नेशनल पार्क जिसका वर्तमान नाम, तो वहाँ सबसे पहली बाघ परियोजना शुरू हुई। और राजस्थान में आपको याद रखना है 1973 से। और बाघ के लिए आपको पता है कैलाश सांखला जोधपुर निवासी जिसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी बाघ परियोजना की बात करूँ राजस्थान के अंदर सरिस्का, आपका सरिस्का बाघ परियोजना है। और सरिस्का बाघ परियोजना अलवर के अंदर है, 1978 से इसको शुरू किया गया। और तीसरी जो बाघ परियोजना है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और इसकी बात करें तो ये आपके कोटा, चित्तौड़, झालावाड़, बूंदी इन 4 जिलों के अंदर स्थित है। और 2013 से इस तीसरी बाघ परियोजना को शुरू किया गया। और ये जो चौथा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये भारत की 52वीं बाघ परियोजना है, याद रखना है। और राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की 52वीं बाघ परियोजना है। राजस्थान की बात करें तो चौथी बाघ परियोजना है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। और इसकी जो अधिसूचना नोटिफिकेशन 5 जुलाई 2021 को जारी हुआ। और भारत की 52वीं, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना। तो इस तरह से वर्तमान में राजस्थान के अंदर 4 बाघ परियोजना संचालित।
उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से हम 3 राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, नेशनल पार्क, जिसमें सबसे पहले बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले याद रखना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। और अब देखिए हर आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ बेसिक जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्थापना 1955 के अंदर स्थापना हुई, अभ्यारण्य घोषित किया गया सबसे पहले। 80 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्षेत्रफल की बात करूं तो ये लगभग 282 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और 1973 से मैंने आपको बताया यहाँ बाघ परियोजना संचालित है। और इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को द टाइगर ऑफ लैंड के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सिंपल है। और इसके अलावा यह क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो याद रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब अपन टूरिज्म की बात करें, पर्यटन की बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है रणथंभौर का किला, इसके अलावा जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश भगवान का मंदिर है, पद्म तालाब और मलिक तालाब। ये कुछ 4-5 जो आपके पर्यटन के स्थल है। कई बार एग्जाम में आपको इन पर्यटन स्थलों को भी पूछा जाता है अभ्यारण्य से जोड़ करके, तो मोटे रूप से आपको याद रखना है रणथंभौर का किला है ऐसा, जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश भगवान का मंदिर है, पद्म तालाब और मलिक तालाब। तो आपको ये 4-5 बेसिक जो जानकारी है इस नेशनल पार्क रणथंभौर से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसको घना पक्षी विहार भी बोलते हैं, और ये राजस्थान के अंदर आपको पता है भरतपुर के अंदर है। और पक्षियों की शरण स्थली है, आप कह सकते हैं सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी यही आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य की बात करें 1956 में दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 81 के अंदर। आप देखिए दोनों का डेट बिल्कुल ईजी है, 55, 80, 56, 81, इस तरह से याद रखिएगा। क्षेत्रफल की बात करूं तो लगभग आपका 28 के आसपास एरिया है इसका। और 1985 के अंदर इसको यूनेस्को के अंदर विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है इसको यूनेस्को की अपनी जो साइट है, विश्व धरोहर है, इसमें शामिल किया गया। और मुख्य रूप से अपन केवलादेव अभ्यारण्य की बात करें तो मेनली जो आकर्षण है वो आपका सफेद साइबेरियन सार्स, ये याद रखना, सफेद साइबेरियन सार्स के लिए ये आपका उद्यान प्रसिद्ध है। और एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है वो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये आपको याद रखना, पक्षी विज्ञान के जो जनक है वो है आपका डॉक्टर सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली की जो क्रम स्थली है वो भी आपका ये भरतपुर है, केवलादेव घना पक्षी विहार। और राजस्थान का दूसरा रामसर साइट है, याद रखना, राजस्थान का दूसरा रामसर साइट है। पहला आपका सांबर है और सांबर के बाद में सेकंड आपका जो रामसर साइट है, वेटलैंड है, वो आपका कौन सा है, केवलादेव। और बात करें गोवर्धन ड्रेन प्रोजेक्ट की, आपको बता दूं इस नेशनल पार्क के अंदर पानी की जो आपूर्ति है वो इसी प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर गोवर्धन जो ड्रेन प्रोजेक्ट है इसका संबंध किस नेशनल पार्क से है, तो वो आपको याद रखना, केवलादेव घना पक्षी विहार। आगे अपन बात करें तीसरा जो नेशनल आपका अगला है जो वो है आपका कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की अपन बात करें तो मुकुंदरा हिल्स में आपको क्या ध्यान देना है, ये राजस्थान के अंदर कोटा और चित्तौड़ के अंदर है। क्षेत्रफल लगभग आपका 200 के आसपास 199 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, ये डेट एग्जाम में पूछी हुई, इसलिए इसको पूरी डेट को याद रखिएगा। 9 जनवरी 2022 को इस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये तीसरा नेशनल पार्क है, याद रखना है, 9 जनवरी 2012, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, इसको दर्रा से, जवार सागर से, चंबल घड़ियाल से, इन तीनों से तोड़ करके इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे अभ्यारण्य, तो उसमें हम दर्रा अभ्यारण्य पढ़ेंगे कोटा के अंदर, और जवार सागर चित्तौड़ के अंदर है, चंबल घड़ियाल आपका राजस्थान के अंदर, राजस्थान के साथ साथ एमपी और यूपी के अंदर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरह से इन तीनों आपकी अभ्यारण्यों से इस नेशनल पार्क का गठन किया गया है। तो ये आपको बेसिकली डेट जरूर याद रखिएगा, 9 जनवरी 2012। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करें। राजस्थान के अंदर कुछ अभ्यारण्य हैं जिसकी अपन एक एक करके बात करते हैं। तो अभ्यारण्य में सबसे पहले राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसको हम डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों के अंदर इसका विस्तार है। बहुत बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है फिर भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, याद रखना, अभ्यारण्य है, नाम के पीछे राष्ट्रीय शब्द आता है लेकिन अभी तक ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इनको नहीं मिला है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3162 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए 3162 वर्ग किलोमीटर का मतलब है जैसलमेर के अंदर लगभग
1900 के आसपास है और बाड़मेर के अंदर लगभग 1262 एरिया है। दोनों जिलों के अंदर विस्तार है इसका। स्थापना की बात करें 1981 के अंदर। मुख्य जो आरक्षण है वो याद रखना गोडावन, याद रखिएगा गोडावन, ठीक है। हमारे राजस्थान का राष्ट्र पक्षी आपका है वो गोडावन है, तो मुख्य आकर्षण आपको गोडावन याद रखना है। गोडावन को हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह से अपन देख सकते हैं वर्तमान में एक संकटापन जो आपकी प्रजाति है गोडावन, दिनों दिन संख्या कम हो रही है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो किस तरह से इस गोडावन को बचाना है, इसको गोडावन प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है लगातार, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कृत्रिम आपके प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर है, वहाँ पर भी गोडावन प्रजनन की लगातार एक्टिविटी की जा रही है। तो ये आपको याद रखना, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन, ठीक है। उसके अलावा इस नेशनल पार्क से रिलेटेड आकलवुड फोसिल पार्क है और यहाँ पे आपको पता 18 करोड़ साल पुराने जो जीवाश्म मिले हैं, तो ये अवशेष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी आपको जिक्र ध्यान रखना, आकलवुड फोसिल पार्क, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जो आपको इस राष्ट्रीय मरु उद्यान से रिलेटेड जानकारी ध्यान रखनी है। आगे अपन बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। स्थापना 1982 और इसका मुख्य आकर्षण है बाघ। और बाघ के अलावा चूंकि आपको पता 1978 के अंदर सेकंड जो हमारा बाघ जो परियोजना है वो भी सरिस्का ही है। तो मुख्य आकर्षण बाघ और बाघ के अलावा हरे कबूतर, ये एग्जाम में एक बार पूछा है। देखिए एक तो आपको याद रखना राजस्थान के अंदर हरे कबूतर सरिस्का अलवर में है, लेकिन कई बार आपको राजस्थान के अंदर सरिस्का अलवर के अलावा अन्य राजस्थान के कौन से स्थल है जहाँ पे हरे कबूतर पाए जाते हैं, तो इसमें एक आपको याद रखना तिलोनिया अजमेर और थांवला नागौर, ये दोनों जगह एग्जाम में पूछी हुई है। आपको पता है सरिस्का सबको पता है, बाघ परियोजना है, इसके अलावा हरे कबूतर है, लेकिन तिलोनिया और थांवला ये दोनों जगह आप अच्छे से याद रखिएगा। तिलोनिया आपका अजमेर के अंदर, थांवला नागौर के अंदर है, यहाँ पर भी हरे कबूतर पाए जाते हैं। इसके अलावा 1978 के अंदर सेकंड आपकी बाघ परियोजना यहीं से शुरू हुई। और पर्यटन स्थल की बात करें तो याद रखना है क्रास्का और कंकनवाड़ी का जो पठार है, ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा पांडुबोल हनुमान जी का मंदिर, ब्रथहरी की जो तपोभूमि है, ऋषि पराशर का आश्रम है, तो ये बेसिक चीजें हैं। तो आपको थोड़ा सा इस पर्यटन स्थल से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं, उसको भी आप जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में आजकल अभ्यारण्य से संबंधित आपको ये पर्यटन स्थल लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जामों के अंदर, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे अपन बात कर रहे हैं, अगला जो अभ्यारण्य है वो दरा है। दरा कहाँ पे है, कोटा और झालावाड़, दो जिलों के अंदर है। कोटा के अंदर इसका विस्तार थोड़ा ज्यादा है, झालावाड़ में कम है। और देखिए दरा अभ्यारण्य की बात करूं तो मुख्य जो आकर्षण है वो है आपकी गागरोनी तोते। याद रखना गागरोनी तोते, यहां से भी आपको पूछा गया प्रश्न कई बार। एक तो याद रखना राजस्थान के अंदर इस गागरोनी तोतों के जो अन्य नाम है उसमें देखिए हीरामन तोते, टुया तोते, हिंदुओं का आकाश लोचन, ये 3 नाम से जाना जाता है। और कई बार आपको बॉटनिकल नेम भी पूछा जा सकता है कि गागरोनी तोते जिनका बॉटनिकल जो नेम है वो है आपका अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, ये भी आपको जरूर याद रखना, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, ठीक है। तो 2-3 बातें, मुख्य आकर्षण गागरोनी तोते हैं। इसके अलावा हम पर्यटन स्थल की बात करें तो देखिए दर्रा के अंदर आपको पता गागरोन का किला झालावाड़ मुख्य पर्यटन स्थल है। इसके अलावा अबली मीणी का महल है, ये कोटा के अंदर बहुत ही फेमस है। और भीम चोरी का मंदिर है, ठीक है। और अभेड़ा मेल भी कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर। तो ये अबली मीणी और अभेड़ा के मेल एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। गागरोन का किला आप अच्छी तरह से जानते हो, जलदुर्ग है राजस्थान का, ठीक है। तो इसके अलावा भीम चोरी का मंदिर और अबली मीणी और अभेड़ा मेल आप दोनों याद रखिएगा। चूंकि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम महलों को भी पढ़ते हैं, हो सकता है कि कई चीज आपको इस जैव विविधता के अंदर अभ्यारण्यों से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। तो आप ये दोनों महल अच्छे से याद रखिएगा, दरा अभ्यारण्य कोटा के अंदर अबली मीणी और आपका, ठीक है। आगे देखिए अगला जो अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर उसकी अपन बात करते हैं, वो है आपका ताल सापर। तो ताल सापर अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, चूरू के अंदर। तो देखिए ताल सापर की बात करें तो ये चूरू के अंदर है और इसकी जो विशेषता है, मुख्य जो आकर्षण है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहली चीज आपको याद रखनी काले हिरण। इसके अलावा खिंचन फलूदी, आपको पता है खिंचन फलूदी जो गांव है ये कुरंजा गांव के लिए प्रसिद्ध है, कुरजा गांव के लिए प्रसिद्ध है कुरंजा, ठीक है। और
इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो पुर्जा पक्षी है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके ताल सापर के अंदर। और प्राचीन नाम है द्रोण सापर, इसलिए आपको कहते हैं कई बार कि द्रोण का जो आश्रम हुआ करता था इसी में, इसी वजह से इसको किस नाम से जानते हैं, द्रोण सापर। घास की बात करें तो देखिए बारिश के दिनों में एक बहुत नरम घास पाई जाती है जिसका नाम है मोसिया साइप्रस रोटेंडस। ठीक है, तो ये दुधारू पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इस घास से काफ़ी सारे मतलब पशुओं के अंदर दूध के अंदर अचानक एकदम वृद्धि होती है और बहुत ही मतलब पौष्टिक ये आपकी घास है। ठीक, नरम घास है, मोसिया साइप्रस रोटेंडस। इसके बाद में हम अगले अभ्यारण्य की बात करें नाहरगढ़, तो नाहरगढ़ कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भालू जो आपका रेस्क्यू सेंटर है राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, तो नाहरगढ़ जयपुर, तो बियर रेस्क्यू सेंटर। इसके अलावा राजस्थान का पहला जैविक उद्यान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे अपन सज्जनगढ़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के अंदर जैविक उद्यान की बात करें तो कितने हैं आपके, 4 है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, कोटा बन गया है। तो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है वो आपका कौन सा है, नाहरगढ़। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं तो देखिए अगला जो अभ्यारण्य है वो आपका कुंभलगढ़ है। कौन सा है, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर 3 जिलों के अंदर, राजसमंद, पाली और उदयपुर, सबसे ज्यादा विस्तार राजसमंद के अंदर है, उसके बाद पाली और कुछ भाग आपका उदयपुर के अंदर भी है। ठीक है, जैसे आपका पाली के अंदर बात करें रणकपुर वाला इलाका है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें आकर्षण का तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का जो मुख्य आकर्षण है वो आपका भेड़िया है। क्या है, भेड़िया। और इस भेड़िया का जो स्थानीय नाम है चोसिंगा, इसको चोसिंगा भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है, और चोसिंगा देखिए भेड़िए के साथ साथ आपको पता चोसिंगा, और चोसिंगा का जो स्थानीय नाम है इसको घंटेल बोलते हैं। आगे अपन जैसे सीता माता अभ्यारण्य की बात करेंगे तो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर भी चोसिंगा पाया जाता है, लेकिन उस चोसिंगा का जो नाम है स्थानीय वो क्या है, भेड़ेल है, लेकिन इसका नाम क्या है, घंटेल है। तो ये कई बार आपको पूछा जा सकता है, दोनों जगह चोसिंगा है लेकिन एक जगह दोनों जगह अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घंटेल याद रखना है। अब पर्यटन स्थल की बात करें तो एक कुंभलगढ़ का दुर्ग है आपका, एक रणकपुर जैन मंदिर है, 2 चीजें याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान का जो अगला आपका अभ्यारण्य है वो आपका सीता माता, और सीता माता की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में है, विस्तार ज्यादा। इसके अलावा चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर भी विस्तार है। ठीक है, तो 3 जिले याद रखना है, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर, लेकिन मैक्सिमम जो विस्तार है वो कहाँ पे है, प्रतापगढ़। इसका जो मुख्य आकर्षण है वो आपका उड़न गिलहरी, बहुत ही फेमस है। और आपको पता है कि महुआ के जो वृक्ष है उनके कटोरों जो होते हैं ना, पेड़ों के अंदर खोखले जगह होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है उड़न गिलहरी। और यहाँ का अन्य जो आकर्षण की बात करूँ तो चोशिंगा, तो चोशिंगा याद रखना एक कुंभलगढ़ के अंदर है जिसको स्थानीय भाषा में घंटेल बोलते हैं, और एक आपका चोशिंगा सीता माता अभ्यारण्य में है, वहाँ इसको क्या बोलते हैं, भेड़ल बोलते। क्या बोलते हैं, भेड़ल। चीतल की मातृभूमि, ये कई बार एग्जाम में पूछा, चीतल की मातृभूमि। पेंगोलिन जिसको क्या बोलते हैं, आड़ाहुला, याद रखना है कुछ, आड़ाहुला, पेंगोलिन। और हिमालय के बाद में सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक औषधि की बात करें तो वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, आपके सीता माता अभ्यारण्य। इसके अलावा आपको पता सागवान के वन सबसे ज्यादा यहीं पे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सागवान का जंगल भी कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर एक नदी निकलती है भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से, तो वो नदी भी इसी अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है, जिसका नाम क्या, जाखम नदी। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 आपके तथ्य है महत्वपूर्ण है जो आपको सीता माता अभ्यारण्य से रिलेटेड ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जिले याद रखना है, जिलों के बाद में मुख्य जो आकर्षण है वो उड़न गिलहरी है, चोशिंगा है, चीतल की मातृभूमि है, पेंगोलिन जिसको आड़ाहुला भी कहा जाता है, और हिमालय के बाद में सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधि का भंडार है, और सागवान के वन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा। इसके बाद यदि अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा सागवान के वन आपके इसी अभ्यारण्य में, और जखम नदी इसी से प्रभावित होती है। ठीक है, उसके बाद में हम अगले अभ्यारण्य की बात करें तो शेरगढ़ अतरौली अभ्यारण्य। तो आपको पता शेरगढ़ याद रखना, राजस्थान के अंदर नाम में शेरगढ़ है लेकिन यहाँ शेर नहीं पाए जाते, सांप पाए जाते। तो ये पहले तो याद रखना राजस्थान के अंदर 12 जिले के अंदर है, और सांपों की शरण स्थली है, याद रखना। तो शेर से शेर मत करना, शेर से सांप याद रखना है। राजस्थान के एक नदी इसमें से प्रभावित होती है, बहती है, वो है आपकी परवन नदी। और राजस्थान के अंदर हम अगले अभ्यारण्य की बात करें तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। सबसे पहले तो जिला याद रखिए, कई बार आपको सिंपल प्रश्न पूछ ले कि सम्मिलित करिए
या फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको पूछेंगे जिलों से रिलेटेड, तो ये आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर। और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा जंगली मुर्गे, आपको बताऊं राजस्थान के अंदर जो माउंट आबू वाला जो अभ्यारण्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पूछे तो आपको याद रखना फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के अंदर सबसे ज़्यादा जंगली मुर्गे। और अपन बात करें कि इस अभ्यारण्य से होकर एक नदी बहती है, प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है मानसी वांकल नदी। ठीक है, तो वांकल नदी याद रखना अच्छे से, ये नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। और अगले अभ्यारण्य की बात करें जयसमंद, तो आपको पता है राजस्थान के अंदर एक झील है जयसमंद झील, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। और उसी तरह से इसके आसपास के क्षेत्र में एक अभ्यारण्य डेवलप है, वो आपके अंदर जयसमंद जगह पड़ती है उदयपुर के अंदर। और ये जो अभ्यारण्य है बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही ईजी है जगह, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगले अभ्यारण्य की बात करें तो माउंट आबू अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है माउंट आबू सिरोही, और एकमात्र पर्वतीय अभ्यारण्य है। और मुख्य आकर्षण मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जंगली मुर्गे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे यही है और सेकंड नंबर पे आपको फुलवारी की नाल अभ्यारण्य याद रखना उदयपुर। अगला जो आपका नेशनल पार्क आपका जो अभ्यारण्य है वो आपका चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान के साथ साथ एमपी और यूपी तक इसका विस्तार है। और चंबल नदी का जो क्षेत्र है, प्रवाहित जो क्षेत्र है, उन्हीं जिलों के अंदर सबसे ज्यादा। राजस्थान के अंदर आपको पता है चंबल नदी चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस तरह से ये जो एरिया है आपका चंबल नदी का, तो इन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा इसके सारे आपके इसी अभ्यारण्य का विस्तार है। और मैक्सिमम अपन बात करें मुख्य आकर्षण का तो घड़ियाल और डॉल्फिन, ये दो सबसे ज्यादा जीव इस अभ्यारण्य के अंदर है सबसे ज्यादा। और अगले अभ्यारण्य की बात करें तो आपका कौन सा, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ राजस्थान के अंदर चित्तौड़ के अंदर है। आपको पता है चित्तौड़ के अंदर चंबल और बामनी की जो नदी है उसी के सहारे आपको पता है किला है भैंसरोडगढ़ का किला, जो जल दुर्ग है चंबल और बामनी के संगम पर। तो याद रखना ये इसी के सहारे एक अभ्यारण्य है, चंबल और बामनी नदी के सहारे। और यहाँ पर भी आपको याद रखना घड़ियाल, चूंकि राजस्थान के अंदर चंबल नदी चित्तौड़ में बहती है, इसी वजह से अपन कह सकते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है तो उसका विस्तार भी चित्तौड़ में है। लेकिन कुछ भाग आपको याद रखना भैंसरोडगढ़ का, तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी कहाँ है राजस्थान के अंदर, चित्तौड़। उसके बाद में हम अगली बात करें बस्सी अभ्यारण्य, तो बस्सी भी कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर। ये आपको याद रखना बामनी नदी का उद्गम, आपको पता है राजस्थान के अंदर बामनी नदी हरिपुरा चित्तौड़ से निकलती है। और एक ऐसी नदी है चित्तौड़ से निकलने के बाद एमपी जाती है, एमपी के बाद फिर राजस्थान में आती है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना है, हरिपुरा चित्तौड़ और बामनी नदी का जो उद्गम है वो भी इसी अभ्यारण्य से है, बस्सी अभ्यारण्य। अगले अभ्यारण्य की बात करें बंदबारेठा अभ्यारण्य, तो राजस्थान के अंदर ये कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। और ये अभ्यारण्य भी पक्षियों के लिए फेमस है। जिस तरह से हम केवलादेव अभ्यारण्य की बात करें तो केवलादेव अभ्यारण्य के बाद में सेकंड जो ये है सबसे ज्यादा पक्षियों के लिए फेमस है, वो आपका कौन सा, बंदबारेठा अभ्यारण्य। अगला है आपका किला देवी अभ्यारण्य, तो ये राजस्थान के अंदर करौली और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। धोकड़ा के वन, राजस्थान में सबसे ज्यादा वन है वो धोकड़ा के वन है, तो धोकड़ा के वनों के लिए फेमस है। और पर्यटन स्थल की बात करें तो किला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है वो इसी अभ्यारण्य में है। अगला है आपका टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य। अब टॉडगढ़ का याद रखना राजस्थान के अंदर 3 जिले, अजमेर, पाली, राजसमंद। ठीक है, ध्यान रखना अजमेर, पाली, राजसमंद। ठीक है, टॉडगढ़। उसके बाद में आपका जवार सागर अभ्यारण्य, ये भी इस बार आपके कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न पूछा गया, तो ये आपका बूंदी, कोटा और चित्तौड़ तीनों जिलों के अंदर है। लेकिन जवार सागर अभ्यारण्य का विस्तार सबसे ज्यादा चित्तौड़ के अंदर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये अभ्यारण्य भी घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए फेमस है। और यहाँ पे प्रसिद्ध एक मंदिर है गेपरनाथ महादेव का मंदिर, ये भी आपको याद रखना। अब देखिए राजस्थान के अंदर कुछ छोटे मोटे अभ्यारण्य है, अच्छे से याद रखना। सज्जनगढ़ की बात करूँ तो उदयपुर के अंदर, ये आपका दूसरा जैविक उद्यान है, अच्छे से याद रखना। तीसरा जोधपुर हो जाएगा और चौथा आपका कोटा है। तो पहला आपका नाहरगढ़ जयपुर, दूसरा सज्जनगढ़ उदयपुर, तीसरा आपका जोधपुर, चौथा आपका कोटा। तो ये आपके कुछ बायोलॉजिकल आपके पार्क है, जैविक उद्यान है। ठीक है, अगला है जमुआ रामगढ़, नाम से स्पष्ट है जयपुर के अंदर है। सवाई मानसिंह, ये आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। इसके अलावा राम सागर, वन विहार और केशर बाग, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, आप ट्रिक बना करके देख लेना इसको। ये आपके तीनों के तीनों अभ्यारण्य कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। और आपको एक चीज याद रखनी है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य पहले सज्जनगढ़ हुआ करता था, जिसका एरिया लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के आसपास था। लेकिन अब राजस्थान का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो
आपका सरिस्का ए है, ये सरिस्का ए अलवर के अंदर है और राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। याद रखना, पहले आपका सज्जनगढ़ था जो 5 वर्ग किलोमीटर के आसपास उसका एरिया था, लेकिन अब याद रखना राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, आपका सरिस्का ए होगा। और इसका जो एरिया है वो लगभग आपका 3 वर्ग किलोमीटर के आसपास का आपका एरिया है। तो सबसे छोटा आपका यही अभ्यारण्य है। तो देखिए इस कक्षा के अंदर हमने जैव विविधता और उसके बाद में हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के साथ साथ हमने अभ्यारण्यों के संदर्भ में डिस्कस किया। और अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे कि कुछ राजस्थान के जो कंजर्वेशन रिजर्व है वहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसकी बात करेंगे। उसके अलावा हम वनों से रिलेटेड और कोई तथ्यात्मक जो आपके फैक्चुअल जो जानकारी है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और यहाँ से प्रश्न आपके 1-2 पूछे जाते हैं और मैक्सिमम यहाँ से प्रश्न कई बार वन रिपोर्ट से रिलेटेड आते हैं। तो वन रिपोर्ट को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। 2021 के अंदर वन रिपोर्ट आई, हर 2 साल में ये वन रिपोर्ट जारी होती है, उसको आप अच्छे से पढ़ लें और उस वन रिपोर्ट से संबंधित एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ उसको आप जरूर देखें। अच्छे से आप सारे तथ्य हैं जो वनों से रिलेटेड आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा वन घनत्व, वन जिला